हमारे साथ मौजूद हैं a very very special gentleman who will just take the stage in just moments from now. But before he takes the stage, let me give you a short introduction as to the person who is going to be delivering the keynote address. And that, ladies and gentlemen, was somebody who was Minister for Skill Development and Entrepreneurship of India, was and currently serving as the Minister of Heavy Industries. Ladies and gentlemen, please join me in putting our hands together for the special person who will be delivering the keynote session, Mr. Mahendranath Pandey. Ladies and gentlemen, Minister and Member of Lok Sabha, Mahendranath Pandey ji, हमारे साथ मौजूद होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Requesting you to please take the stage and speak a few words for us. All right. Before Mr. Mahendranath Pandey, Minister Mahendranath Pandey, delivers his address, I'm going to invite two special gentlemen, very important part of the proceedings. I'm going to invite first Mr. Kulmeet Bawa, MD and President SAP India, and another very special gentleman joining us for the evening, Mr. Raktim Das, Chief Growth Officer of the TV9 Network. Requesting both of these gentlemen to please provide the bouquet for our very special keynote session speaker, Minister Mahendranath Pandey. Ladies and gentlemen, big round of applause. All right. Thank you, Mr. Raktim Das, and of course, Mr. Kulmeet Bawa, for doing the honors. And without further ado, sir, मैं और बात नहीं करूँगा. All yours, sir. Please speak a few words for us. Please requesting somebody to hand over the mic. आज यहाँ ग्लोबल भारत मूवमेंट बिजनेस इनोवेशन रोड शो इस रेफरेंस से जुड़े इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद TV9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर श्री रक्तिम दास जी और श्री कुलमीत बाबा जी, प्रेसिडेंट SAP इंडियन सब कॉन्टिनेंट इमर्जिंग मार्केट और इंडिया SAP इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव सिंह जी और सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित अभ्यागतगण, और इस SAP इंडिया और TV9 के इस जॉइंट इवेंट के मौके पर मैं आप सभी के प्रति अपना सम्मान, अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ. आप सबको बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार है. मित्रों, आज जो आपका भारत के डिजिटलाइजेशन पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो आपने एक रोड शो, एक प्रोग्राम आपने जो आयोजित किया है, ये मौके के दृष्टि से आज के भारत की युवा पीढ़ी के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है. आज के इस मौके पर मैं कह सकता हूँ कि भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के इन 9 वर्षों के कार्यकाल में जो 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, भारत के अंदर एक विजनरी अप्रोच से सरकार कैसे चलाई जाती है और सरकार एक लंबे अरसे बाद दुनिया के प्रतिस्पर्धा में भारत को लाया जा सकता है, भारत को आगे खड़ा किया जा सकता है, इस सोच से सरकार को चलाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लगातार कर रहे हैं. मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा. इस देश के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी नए इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए देश की संरचनाओं का विकास जरूरी है, और देश की संरचनाओं के विकास में आज आप महसूस करें, भारत के शुरुआती दिनों में आज़ादी के बाद से, मैं किसी आलोचना में नहीं, कुछ पाश्चात्य, कुछ अन्य देशों के विकास मॉडलों के आधार पर कुछ अच्छी पहलें भी हुई, कुछ नकल भी हुई,
लेकिन भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि भारत एक लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ था, तो हम दुनिया के बराबरी में आगे आ सकते हैं, ये सोच ही नेतृत्वकर्ताओं के मन में नहीं थी। अटल जी ने 6 वर्षों के अपने कार्यकाल में, पता नहीं आप मेरी बात को कैसे लेंगे, बड़ी से बड़ी सरकार चलाने वालों ने बड़े से बड़े शहरों को जोड़ने के लिए डबल लेन से ज़्यादा सड़कों तक नहीं सोचा, लेकिन अटल जी ने सोचा और स्वर्णिम चतुर्भुज की जब परिकल्पना किया तो लोगों को लगा नहीं, हम भी जापान अमेरिका की तरह सड़कें बना के और सड़कों पर चल सकते हैं। 2004 के बाद 10 साल वो दिशा फिर रुक सी गई और लोग, हम बड़ी आबादी के लोग हैं, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, यहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि देश के लोगों ने, क्योंकि मैं आपके बीच में इस जेंट्री को देख करके मेरे मन में आया कि थोड़ा ये पुराना रेफरेंस मैं शेयर करूं। तो नरेंद्र मोदी को मालूम था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि चूंकि मेरे काम को देश की जनता ने देखा है गुजरात में, और पहली बार उस काम के आधार पर और हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के आधार पर, हमारे पुराने त्याग के आधार पर, हमारे अनेक वरिष्ठों के समर्पण के आधार पर जनता ने हमें मुहर लगाई है। 32 सालों बाद हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, तो फुल कॉन्फिडेंस से हमें ये रोना दुखड़ा नहीं गाना है कि हम एक विकासशील देश हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं। हम सबसे बड़ी आबादी के देश हैं, तो हम सबसे बड़ी आबादी में उसमें से अवसर क्या निकलता है, इसकी तलाश नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब सबसे बड़ी आबादी में हमें नजर आया कि हम सबसे युवा आबादी हैं दुनिया की, तो युवा के सपनों को आकार देना और उसके लिए नीतियां बनाना, उसके लिए नीतियां बना के निर्णय करना, क्रियान्वयन करना, इस दिशा में मोदी जी ने काम करना शुरू किया। और चूंकि उन्हें मालूम था, एक लीडर के अंदर आत्मविश्वास, मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं, अपनी बात को ठीक से कन्वे करने की दृष्टि से कह रहा हूं कि इसके पहले ये जो 2004 से 14 या उसके पहले सरकार चलाने वालों के मन में ये बात रहती थी कि हम, हमारे कुछ लोग, हमारी टीम, हमारी वंशजें, और हम इनके लिए कैसे कैसे कुछ करें, और उसी में से कॉमन पीपुल के लिए कोई 1-2 छोटे-छोटे प्रोग्राम। अब वैसे मैं आपको विषय डिजिटलाइजेशन पर आपके इस मुद्दे पर आता हूं, लेकिन मीडिया की एक हाई जेंट्री भी है। जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हम सबको शौचालय बनाएंगे, सबको आवास बनाएंगे, तो बहुत जगह क्रिटिक्स भी हुई है, प्रधानमंत्री को लाल किले से ये सब नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर था कि जब तक हम गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक उनको सपने को आकार नहीं देंगे, तो पिछली सरकारों ने भी गरीबों को आवास दिया, इंदिरा आवास दिए जाते थे, 35-50 हजार, 70 हजार, गाँव में कभी 1 या 2। नरेंद्र मोदी ने तय किया कि हम सैचुरेट करेंगे, एक भी गरीब बिना आवास के नहीं रहेगा, और 9 वर्षों में सैचुरेट करके दिखाया। 4.5 करोड़ आवास गरीबों को दे करके आज दिखाया, क्योंकि उनका था कि इससे एवं जब होगा तभी आइडिया जनरेट होगा। वो अपने घर में उलझा रहेगा, अपनी ज़रूरतों में उलझा रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने जहाँ गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, लोगों के अंदर नई सोच पैदा करना, और वहीं अपने युवा को, जैसा मेरा परिचय दिया पहले स्किल मिनिस्ट्री का, कि मैं पहले स्किल मिनिस्टर था, उसको स्किल्ड करना, अगर स्किल है तो रीस्किल करना, अप स्किल करना। कारण कि हम, मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी देखी कि हमारा जो 62% युवा है, उस युवा के अंदर अगर हम सपने भरें तो हमारा जो मैन पावर है वो भारत के अंदर और भारत के बाहर पूरी दुनिया में सबसे वेल स्किल्ड मैन पावर होकर के पूरी दुनिया में छा सकता है। इसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं दी, उसी में आपका डिजिटलाइजेशन भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पहल है। तो इस दृष्टि से देश के लोगों को हर फील्ड में काम करने का
इन 8-9 वर्षों में काम हुआ है, उसमें आज उसका परिणाम दिखलाई पड़ रहा है। पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से एक दशक बीत गया। नई पीढ़ी को तो खास करके जो यंग जनरेशन है, जो अभी 18, 20, 21 साल की है, फर्स्ट या सेकंड टाइम अभी वोटर्स बना होगा, उसे तो मालूम भी नहीं होगा अभी कि पीछे कैसे सीरीज वाइज घोटाले इस देश में होते थे। उन सबको सपने और सबको सपनों को आकार, उसके प्लान देने का काम इन 9 वर्षों में करके आज इस परिस्थिति में हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में आपने बहुत ही अच्छी पहल करके उस पर सेमिनार आयोजित करके आज इस देश में हमने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्रों में काम किया, रेल हो, सड़क हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वहीं इन सब का प्रतिफल आप सबको जीडीपी शब्द सभी के जुबान पर रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी जीडीपी शब्द था और तब से बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आप सब थोड़ा भी एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ों से जुड़े होंगे तो ब्रिटिशर्स ने हर राज्यों में एक एपीसी का पोस्ट क्रिएट किया था, कृषि उत्पादन आयुक्त। और भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि आधारित आय पर ही भारत की आर्थिक समृद्धि का आकलन होता था, ये हमारी ट्रेडिशन थी। लेकिन उसमें आज मोदी जी ने हर दिशा में काम किया। केवल कृषि आधारित आय नहीं, कृषि आधारित आय को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उन्हें और अपॉर्चुनिटी किसानों को उसको देते हुए साथ में ये अन्य आर्थिक समृद्धि के पहले और उसको देते हुए जिसका परिणाम रहा कि आज हमें कभी भारत जो हर चीज़ पर दूसरों पर निर्भर रहता था, भाई लीडर का काम केवल सड़क पुल पुलिया बनाना, रेल कनेक्टिविटी देना, कुछ कानून बनाना मात्र नहीं है। देश को विजन देना, देश को नेतृत्व देना, देश को आइडियाज़ देना और आइडियाज़ के हिसाब से प्लानिंग करना, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी टीम ने सकुशल किया, शानदार तरीके से किया, जिसका परिणाम है कि दुनिया की आर्थिक मंदी के दौर में भी हम, चूँकि अनाउंसर बोल रहे थे की नोट एड्रेस नाते थोड़ा मैंने संदर्भ लिया कि आज हम 7.2% की 2022-23 में दुनिया की आर्थिक मंदी, कोरोना की विपत्ति के बावजूद हमारी जीडीपी 7.2% दर्ज की गई। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी हर दृष्टि से समृद्धि के आधार पर। और आज हम चाहे सामरिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सभी में हमने अभूतपूर्व तरक्की की। और इस दृष्टि से अब हम सब लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से अपनी नई पहलें की। और मोदी जी ने जो मैं आपको कहा कि लीडर का काम है विजन देना, आइडियाज़ देना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हम हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये कंसेप्ट देके हर भारतवर्षी के जेहन में उन्होंने भरने की कोशिश की, जिसके चलते आज नए नए आइडियाज़ जनरेट हुए, नए नए चीज़ें आगे आ रही हैं। आइडियाज़ को शेयर करना हो तो आपको ये बात कहने में, उसमें से अपनी वो डिजिटलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ती है इस बात के साथ, उस सपोर्ट के साथ कि डिजिटल इंडिया में योगदान करने के लिए स्टार्टअप का भी बड़ा रोल है, आर्थिक उन्नति में भी स्टार्टअप का भी बड़ा रोल है, आर्थिक समृद्धि के लिए भी दुनिया के अंदर अमेरिका की तमाम प्रकार की आर्थिक समृद्धि में स्टार्टअप्स का भी एक बड़ा अहम योगदान माना जाता है। मोदी जी ने अपने अनुभव, अपनी जानकारियों, अपनी टीम की रिसर्च के आधार पर देखा कि ये जो स्टार्टअप अमेरिका में काम कर रहे हैं उसमें से लगभग 1/3 तो इंडियन मूल के लोग हैं। तो जो ब्रेन इंडियन मूल का वहाँ स्टार्टअप ग्रोथ कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, वो दिशा हम अपने देश में क्यों न लाएं। आज उसका परिणाम हुआ कि जहां 2014 के पहले भारत में 100 स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही थी, आज हमारे स्टार्टअप का इन 9 वर्षों में
उनकी प्रगति इतनी है कि आज हमारे स्टार्टअप 1 लाख से अधिक हिंदुस्तान में आज स्टार्टअप भारत में हो गए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी भारत की ग्रोथ का ये प्रमाण है अपने आप में। और उसने रोजगार भी दिया, भारत के इस जो संचार माध्यमों के विकास और विस्तार को भी एक गति दिया, और दुनिया को लगा कि ये देश 9 वर्षों में इस दशा में पहुंच सकता है, इतना आगे आ सकता है। तो इस दृष्टि से आज उन्होंने काफ़ी इस दृष्टि में भी एक नेतृत्व प्रदान किया। और इन सब का परिणाम आज आप देखें कि हम मोबाइल जो संचार क्रांति का एक बहुत बड़ा हथियार है, और उस हथियार में आज 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल उपभोक्ता हिंदुस्तान में, इतने ज़्यादा मोबाइल उपभोक्ता शायद ही किसी देश में हो। और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी आज हम मोबाइल में दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुके हैं। उसका प्रतिफल जो आपका मूल थीम आज की चर्चा का है कि आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट होते हैं, 800 करोड़ से अधिक। और भारत में कोविन प्लेटफॉर्म के उपयोग को देखिए कि आज भारत में जिस तरह से कोविन प्लेटफॉर्म ने कोरोना में वैक्सीनेशन को, ये संचार क्रांति का आपकी आज की थीम का सबसे बड़ा सशक्त प्रमाण है। अमेरिका बहुत विकसित देश है, लेकिन मेरे 1-2 डॉक्टर्स परिचित हैं, उन्होंने जो अपनी बात मुझे शेयर किया, वो यहाँ आपसे शेयर करने में मुझे लगता है कि ज़रूरी है आपसे शेयर करना। अच्छे स्तर के डॉक्टर मेरे वहाँ 1-2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के दायित्व में, उनके माता पिता वो भी रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि वो उस दौरान कोरोना में वहीं फंस गए। इतनी बड़ी आबादी में भारत में कहीं भी कोरोना जनित रहा, चाहे वो मुंबई के बेस्ट का वो जो एक मेयर बड़ा चर्चित हुआ, वो वहाँ का मेयर नहीं, वहाँ का CEO जो कार्याधिकारी, उसका नाम जुबान पर मेरे है नहीं आ रहा है, जिसने एक ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कोविड मैनेजमेंट किया। ऐसे तमाम राज्य सरकारों ने किया, भारत सरकार ने किया। और कहीं भी कोई गरीब से गरीब आदमी हो या सामर्थ्य से सामर्थ्यवान आदमी हो, उसे कहीं न कहीं मेडिकल हेल्प अवेल रही, वहाँ उपलब्ध रही। उन्होंने मुझे अमेरिका का उदाहरण बताया, कहा कि हम लोग सूचना देने के बाद बस कमरे में पड़े रहिए, और जांच होने में भी 3 दिन लग गया, रिपोर्ट आने में 3 दिन लग गया। इतने में कोविड था तो ठीक हुआ या व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हो गया। ऐसा उन्होंने अपना उदाहरण दिया। और यहाँ हर जगह सरकार उपलब्ध रही। और 220 करोड़ डोज, आप कल्पना करिए, मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर आपके, कि 220 करोड़ डोज, माफ करिएगा मैं किसी अन्य राष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देशवासियों की आंख खोलने के लिए बहुत चीज़ है। फाइजर की वैक्सीन पर ही यदि हम निर्भर रहते तो क्या भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाती? इतनी महंगी वैक्सीन। अपने देश में वैक्सीन पैदा करना, वैक्सीन का रिसर्च ओरिएंटेड जनरेट करना, उसके बाद सारा सेटअप बनाना, और पूरी की पूरी कंट्री के लोगों को, चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध थे और चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर थे या गरीब थे या गरीबी रेखा के नीचे थे, टोटल 220 करोड़, और आज भी जारी है। फ्री वैक्सीन अगर किसी ने प्रोवाइड किया तो केवल इंडिया ने टोटल प्रोवाइड किया है, और किसी देश का इतना बड़ा फ्री वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नहीं है। और उसमें आपकी संचार क्रांति कोविन प्लेटफॉर्म, यानी अभी आपका वैक्सीन लगा नहीं तब तक आप के मोबाइल पर विद इन 30 सेकेंड यू आर वैक्सीनेटेड। तो ये सब जो डिजिटलाइजेशन का ये हमारे देश में ये पहल हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है, हम 4G से 5G की तरफ चलते जा रहे हैं, उसका आज प्रतिफल है। डिजिटल पेमेंट में दुनिया में आज हमारा स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। हम केवल 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हमारे यहाँ हुए हैं। आज हमारे लोग ये टेक्नोलॉजी में सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं बल्कि मिशन टू एम्पावर, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत यूनिवर्सल में सब जगह उसकी पहुंच है और उस पहुंच में सबसे अग्रणी देश है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें
तो 2014 से पहले हमारे देश में केवल 6 करोड़ यूजर्स थे और आज केवल 9 साल में ब्रॉडबैंड यूजर की संख्या 9 साल में, ये रिमेंबर करें, 6 करोड़ आज से 9 साल पहले और 80 करोड़ मात्र 9 साल में बढ़ करके आज ब्रॉडबैंड यूजर हुए हैं इस देश के अंदर। ये संचार क्रांति की सशक्त सफलताओं का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और भारत में 2014 से पहले इंटरनेट कनेक्शन की संख्या के पहुंच केवल 25 करोड़ आबादी तक था। आज 85 करोड़ लोगों तक इंटरनेट कनेक्शन है और 5G और 6.5 लाख गाँवों को जो फाइबर कनेक्टिविटी देने का काम हो रहा है वो अपने आप में इसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आज हमारे कॉमन सर्विस सेंटर बड़ी आबादी को बेचारगी में भारत में मोदी जी और उनकी टीम ने, उनकी सरकार ने नहीं छोड़ा। 9 वर्षों में आज 25 लाख किलोमीटर फाइबर केबल बिछाए गए और 5 लाख से अधिक, हम लगभग 7 लाख गाँव के देश हैं और 6.5 लाख से 7 लाख के और 5 लाख गांव में आज हमारे कॉमन सर्विस सेंटर सर्विस दे रहे हैं। वहाँ एक साधारण सी जगह पर आपको हर फैसिलिटी, हर जानकारियाँ शेयर हो सकती हैं, हर प्रमाण पत्र, हर चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। और इन सब लोगों ने, इन सब अभियानों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। ये बातें आप सबको डिजिटल इंडिया से जो नॉन डिजिटल सेक्टर को भी बल मिला है, ये बातें आपको शेयर करते हुए, और जितने भी डेटाबेस, डेटा लेयर देश में बन रहे हैं, हर प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेटा लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति, गांव की छोटी सी सड़क या नेशनल हाईवे की बड़ी सी सड़क या बड़े से बड़े पुल, ये सब पीएम गति शक्ति से जोड़ करके, कनेक्ट करके एक एम्ब्रेला देने का काम जो हुआ है, ये अपने आप में अपनी महत्वपूर्ण पहल है। और संचार क्रांति का योगदान हर जगह इसमें अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। आज एक सबसे अहम जो कदम सरकार ने उठाए हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स, विवरण पहले सरकारी रजिस्टर्स या फाइलों के अंदर पड़े रहते थे और उसी में बंगलिंग और थोड़ा सा कम पढ़े लिखों के संग चीटिंग और कभी कभी पढ़े लिखे लोगों के संग भी चीटिंग। लेकिन इन सब को उन फाइलों से, दफ्तरों के ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से निकाल करके और डैशबोर्ड के ऊपर लाना, ये अपने आप में संचार क्रांति का सबसे बड़ा सशक्त एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें हमारी सरकार ने जो की हैं आपके, और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने उस पहलों को एक चर्चा के रूप में यहाँ इतनी बड़ी हायर जेंट्री के बीच में रख करके उनको एक सम्मान दिया है। पारदर्शिता भी साथ में है आपके पास। आज भारत में भारत सरकार ने और भारत सरकार की पहल पर हमारी राज्य गठबंधनों की और कुछ और राज्य सरकारें गठबंधन से इतर भी, उन्होंने भी सीधे जैम पोर्टल पर हर खरीद अपने आप में, ये जैम पोर्टल की खरीद भी अपने आप में जहाँ पारदर्शिता को जो है महत्व दे रही है, करप्शन फ्री खरीद हो रही है, वहीं संचार क्रांति को भी बल दे रही है। तो ये सब चीज़ें आज एक सशक्त विजनरी लीडर के अप्रोच से हमारे देश में संपन्न हुई है। मैं आप सबको इतनी बातें जोड़ते हुए अपनी बात के अंत में आपको ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मेरी भी समय की सीमा और आपके भी समय का मूल्य है बहुत ज़्यादा, इस नाते बहुत विस्तार में जाते हुए आर्थिक ग्रोथ का एक, चूँकि मैं हैवी इंडस्ट्री का मिनिस्टर हूँ, मैं उससे 1-2 एग्जाम्पल आपको शेयर करते हुए अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आज हमारे देश के अंदर चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ें हों, बहुत से नए ज़माने की आधुनिक लग्जरी गाड़ियाँ हों, लिथियम बैटरी हर एक में आवश्यक है, एसीसी बैटरी। हम आज 1 गीगावाट की बैटरी नहीं बनाते, हम निर्भर हैं दूसरे देशों पर। और मेरा पड़ोस का देश, उसका होल्ड इतना है कि 85% चाइना का होल्ड है लिथियम बैटरी पर, 15% में 7% मलेशिया का होल्ड है और शेष 8% में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे सभी देश हैं। वहाँ मोदी जी ने 50 गीगावाट की परिकल्पना की कि हम अपने देश में बनाएंगे। 18,100 करोड़ रुपए की PLI लॉन्च किया।
मेरा विभाग उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। अभी 30 गीगावाट के चीज़ें ऑन प्लेटफॉर्म पर आ गई, हमारे मानक पर वो खरे उतरे, उनको हमने सब्सिडी के सपोर्ट से उसमें करीब 11,000 करोड़ सब्सिडी दी गई। 20 गीगावाट बचे हुए को भी हम प्रोसेस में डाले हुए हैं, कुछ ही दिनों में वो भी सामने आ जाएंगी। मैं जो असली बात आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं एक बार रिव्यू मीटिंग कर रहा था उस उद्योगपतियों की कि भाई आप भारत की सब्सिडी के आधार पर केवल इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि बाद में कुछ और करेंगे। तो उन्होंने जो अपनी बात शेयर की वो मैं आप सबको कन्वे करना आज जरूरी समझता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हम केवल सरकार की सब्सिडी, जब इस इंडस्ट्री में हम आ गए तो हम अपना भी इसके अंदर निवेश करेंगे, और जहाँ हमारी कल्पना थी कि हम ये 18,100 करोड़ लगा रहे हैं, अभी हमने 11,000 करोड़ के उसमें सपोर्ट को लेके आगे बढ़ने का 30 गीगावाट का फैसला किया है, जिसमें हमें 10-20 हज़ार करोड़ तक की ही कल्पना थी कितनी आएगी, उसमें 40,000 करोड़ का इन्वेस्ट आया है। और उन्होंने कहा कि हम इसके अलावा इस इंडस्ट्री में अपना ओन इन्वेस्ट करेंगे, और 30 गीगावाट और 50 गीगावाट तो आपका विजन है, हम 75 गीगावाट वो 4 कंपनियां जो इसमें जुड़ी हैं वो कहें हमने खुद बनाने का लक्ष्य रखा अगले 2-3 वर्षों में। कल्पना करिए अगर ये सब सक्सेसफुल हो गया, विजन किसने दिया? मोदी जी ने। आइडियाज किसने दिया? मोदी जी ने। सपोर्ट किसने दिया? इकोनॉमिक सपोर्ट दिया। आज उसका परिणाम है कि जहां हम 1 गीगावाट लिथियम बैटरी नहीं बनाते हैं, अगले 3-4 वर्षों में हम कम से कम 100 गीगावाट से अधिक बैटरी बनाएंगे। जहां हम हर एक बैटरी पर इंपोर्ट पर निर्भर हैं, वहां हम एक्सपोर्टर भी बनेंगे। ये भारत की आर्थिक उन्नति की तरफ मोदी जी ने विजन दिया। इसी प्रकार के ऑटोमोबाइल फील्ड में हम लोगों ने एक 29,345 करोड़ की दिया हमने सब्सिडी सपोर्ट PLI का। हमें उम्मीद थी कि 40-50 हज़ार करोड़ तक का ही इन्वेस्ट आएगा। हमारे OEM चैंपियन और हमारे कंपोनेंट, मसलन जैसे आपका ऑटोमेटिक गियर, इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स, ये जो लग्जरी आइटम हैं, मोटी मोटी गाड़ियाँ तो इस देश में बनती थी, अम्बेसडर भी एक ज़माने में बनती थी, और भी गाड़ियाँ बनती हैं, लेकिन जो आज के कॉमन पीपल की, यंगस्टर्स की, नए हायर लेवल के बिजनेसमैन हों या सबकी, या जो भी थोड़ा जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी लग्जरी गाड़ी की कॉमन एक इच्छा होती है, वो चीज़ें विदेश में निर्भर थे। आज उस चीज़ों पर निर्भरता उन पर कम करके वो सारे आइटम हिंदुस्तान में बनेंगे, और हमारे पैरामीटर पर 1-2 नहीं 84 कंपनियां आज काम कर रही हैं। कल को उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर रही हैं, और इन सब के साथ आज हम सब इस बात के लिए फ़ख्रमंद हैं, हमें भरोसा है और हमें गौरव है कि आज एक जनता के अंदर एक भरोसा है कि एक नेता ऐसा है भारत के अंदर जिसकी भारत में भी स्वीकार्यता है और दुनिया में भी स्वीकार्यता है। और स्वीकार्यता के मापदंड में निश्चित तौर से अमेरिका का भी एक बड़ा रोल होता है। और अभी जो यात्रा जारी है, अब मैं समझ सकता हूँ आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप भी कनेक्ट हैं, हम सब भी कनेक्ट हैं, कि मेरे जानकारी में तो अभी तक वाशिंगटन, हमारे जानकारी में व्हाइट हाउस में किसी PM का इतनी बड़ी गैदरिंग का डिनर के समय वेलकम तो पहली बार कल देखने को मिला, जो सारी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिला। तो अपने आप में ये जो वैश्विक स्वीकार्यता है, ये अपने आप में भारत, वो वैश्विक स्वीकार्यता वो केवल मोदी जी के लिए नहीं है, भारत की 140 करोड़ जो देशवासी हैं, ये उनको वेलकम हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े एक विकसित लोकतांत्रिक देश के अंदर। और ये सब चीज़ें, और मैं यहाँ बहुत से लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे समय में गुजर रहे हैं जो नेता एक दृष्टि दे रहा है, और उस दृष्टि में मास अपील क्या है और मास इम्पैक्ट क्या है। आप करिएगा, मेरी बात को पॉलिटिकल मत लीजिएगा, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल दिए बिना अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल दूंगा, मैंने ये बात कहीं नहीं बोली, पहली बार। पता नहीं मेरा मन क्यों कर गया आप सबके चेहरे देख करके। मैं अभी 1980 से पॉलिटिकल लाइफ में पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ, और पहले छात्र राजनीति से निकला हुआ था। तो हम सब एक लंबा जीवन बीता है, तो ये
आप सबको देख के मुझे लगा कि मैं ये बात शेयर करूं, शायद आप इस पर आपका मन निश्चित तौर से रोमांचित होगा, आप महसूस करेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो पब्लिक इम्पैक्ट और पब्लिक कनेक्ट के दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाल के दिनों में गुजरात का चुनाव था। दुर्भाग्य से मोरवी में एक पुल पुराना टूट गया। सारे विपक्ष को लगा देश में हमको तो मिल गया मसाला, हम तो एकदम गुजरात का चुनाव, हम तो धुआं उड़ा देंगे बीजेपी का। हमें माफी चाहूंगा फिर से कि मैं यहां ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पब्लिक इम्पैक्ट, पब्लिक कनेक्ट क्या होता है मैं शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी गए, लोगों के दुखों में शेयर किए, सारी चीज़ों को देखे, और गुजरात की महान जनता उसे इतना उससे कनेक्ट हो गई। दुर्घटना तो दुर्भाग्य से हुई, लेकिन जिस तरह ये संवेदना से युक्त नेता हमें संभालता है कि गुजरात के गठन के बाद से अब तक का सर्वाधिक बड़ा बहुमत बीजेपी को दे दिया। विपक्ष अपनी सारी तैयारियां करता रहा। अभी बिल्कुल हाल की बात ले रहा हूं, हो सकता है मेरी इस बात के लिए कहीं आलोचना भी हो जाए। अभी दुर्भाग्य से एक रेल दुर्घटना हो गई, बहुत दुखद है। मृतक लोगों के प्रति हम सबकी, आप सबकी संवेदना है, लेकिन दुर्भाग्य से हुई। उसकी जांच सीबीआई अलग कर रही है, तथ्य निकलेंगे। दोषी बिल्कुल, अगर दोषी जो होंगे टेक्नोलॉजी के होंगे या जानबूझ के होंगे, पूरे दंडित होंगे। लेकिन उसके संभालने की जो पहल हुई, उस पहल पर सारे लोगों की ये कोशिशें कि हम इससे बड़ा मुद्दा बना देंगे, वो तिरमित हो गया। लोगों ने देखा इस देश का कि देश दुर्भाग्य से घटना हो गई, लेकिन नेतृत्व की दिशा सही है, पहल सही है, और लोग उसको भूल करके जो उसकी व्यवस्थाएं हुई उसकी चर्चा करने लगे। आज पब्लिक इम्पैक्ट है कि वह नेता आज जब कॉलन करता है कि हम 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत काल में हम देश के अंदर, हम सबके अंदर उस अमृत काल में आज़ादी के इस 75वें वर्ष के को सेलिब्रेट करेंगे। और जो वो कॉलन करता है, वो आह्वान करता है देश का कि हम 13, 14, 15 3 दिन तिरंगा लहराएंगे। सारे देश के लोग, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या कौन किस पार्टी का, कौन किसका, लगता था जैसे दूसरी आज़ादी की लड़ाई, जिस सड़क से गुजरिए, जिस घर से गुजरिए, जिस गली से गुजरिए, हर घर तिरंगा। तो ये जो पब्लिक कनेक्टिविटी है, उसके आधार पर मैं आपको एक भरोसा और एक आह्वान करने के लिए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि आप सब उस लीडर के युग में, हम आप सब दीर्घायु हों, आप सब अधिक दीर्घायु हों, इस कामना के साथ। लेकिन सबके जीवन का एक प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन आज के बाद 2047 में जब 100 वर्ष में आज़ादी का हम 100वां वर्ष मनाएं, तो भारत विकसित देश हो, यह विजन दे करके हर नागरिक के मन में ऊर्जा भरने वाला, और G20 में एक पृथ्वी और एक विश्व और एक परिवार का आह्वान देके सारे देश को जोड़ के भारत की एक जो वैश्विक मूल्य, वैश्विक पहचान, वैश्विक बढ़ोतरी, इस रूप से जो नेता चल रहा है, उस नेता की टीम का एक छोटा सा सदस्य हूँ। आपको भरोसा दे रहा हूँ, जो विषय आज आपने उठाया है, संचार क्रांति और उसके डिजिटलाइजेशन पर भारत की प्रगति को, उस नेता के युग में और आप सब प्रबुद्ध लोगों की पहल से, इस तरह की सार्थक चर्चाओं से निश्चित ये अभियान सफल होगा और भारत इस दिशा में दुनिया का सिरमौर बनेगा। इस विश्वास से आपके अच्छे आयोजन को शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सबको आदरपूर्वक नमस्कार। Requesting honorable ministers to please stay on stage. And I'm also calling upon stage Mr. Kulmeet Bawa and Mr. Raktim Singh for a very special, important, Raktim Das for a very important. Please come on stage, sir. So it's time now for the very important highlight of the evening with the keynote speaker. Thank you so much, Minister Mahendranath Pandey. It's time now for the presentation of the Global Bharat Movement National Survey, ladies and gentlemen. We've been conducting this survey all through our roadshows all across the country, from the south to the west, to the north to the east. And tonight, as part of the grand finale event, we are unveiling the findings of the Global Bharat Movement
National Survey. Ladies and gentlemen, huge round of applause for the Global Bharat Movement National Survey. I'm requesting our keynote speaker, Mr. Raktan Das, Chief Growth Officer of TNA Network, and Mr. Kulbit Bawa, MD and President of SAP India, to please unveil this Global Bharat Movement National Survey.